नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, आर्यन खान जमानत मामले में चल रही सुनवाई की, जानेंगे पीएम मोदी के दावों पर क्यों सोनिया गांधी ने उठाए सवाल, बिहार में क्यों चुनाव मैदान में उतरे लालू यादव, बात करेंगे अखिलेश और राजभर की संयुक्त रैली की, नए दल को लेकर अमरिंदर सिंह के ऐलान की और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हरियाणा चुनावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में बेरोजगार रैली का आयोजन करेंगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। उपचुनावों के बाद करेंगे रैली की तारीखों का ऐलान। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनावों में रोजगार बना था सबसे बड़ा मुद्दा। पंजाब कैबिनेट ने 8 नवंबर को बुलाया विशेष विधानसभा सत्र। पंजाब में बीएसएफ के बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र पर हो सकती है चर्चा। बंगाल बीजेपी को फिर लगा झटका। बंगाल में बीजेपी के विधायक कृष्ण कल्याणी हुए टीएमसी में शामिल। बंगाल के रायगंज सीट से हैं विधायक। नीरज चोपड़ा, श्रीजेश, रवि दहिया सहित 11 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। ये पहली बार है जब एक साथ 11 खिलाड़ियों को दिया जाएगा खेल रत्न। और शेयर बाजार में तेजी पर लगा ब्रेक। 207 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 61,143 पर हुआ बंद। निफ्टी 57 अंक गिरकर 18,211 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जुलाई में इस बात का खुलासा हुआ था कि भारत में 300 लोगों की जासूसी कराई गई है और इसके लिए इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को सरकार या फिर सरकारी संस्थान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुद्दे देश की संसद से लेकर सड़क तक छाए रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर अहम फैसला आया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। पेगासस मामले में जांच की मांग करते हुए विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोल किया। यहां तक कि मानसून सत्र के दौरान भी सरकार से जासूसी को लेकर सवाल पूछे गए, जिससे संसद की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। मगर विपक्ष ने हार नहीं मानी और स्वतंत्र जांच की मांग पर अड़ा रहा। साथ ही पेगासस जासूसी कांड की जांच को लेकर 12 याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय तक सुनवाई चली और अब सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस जासूसी केस की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि लोगों की जासूसी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है और जांच करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है या नहीं। पीठ ने मौखिक टिप्पणी की थी कि वह मामले की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी। दरअसल 13 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा था कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए राजी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और कोर्ट को कड़ी फटकार भी लगाई थी। अब पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम एक विशेष समिति नियुक्त करते हैं, जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को आरोपों की पूरी तरह से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को आरोपों की पूरी तरह से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई 8 सप्ताह के बाद तय कर दी है। एक्सपर्ट कमेटी में 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन करेंगे। वहीं अन्य सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबराय होंगे। अब इस जांच में क्या निकल कर आएगा वह तो 8 सप्ताह बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्ष को राहत जरूर दे दी है और केंद्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही पेगासस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर मोहर लगाई है। हमने बीते संसद सत्र में पेगासस का मुद्दा उठाया था। हमें लगा कि यह लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। हमने संसद ठप की। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हमारी बात का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा, हमारे 3 सवाल थे। किसने पेगासस को खरीदने की अनुमति दी, क्योंकि केवल सरकार ही इसे खरीद सकती है।
किसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जजों से लेकर बीजेपी विपक्ष के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम आया था। क्या किसी और देश के पास डेटा जा रहा था? कोई जवाब नहीं दिया गया। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वह एक बड़ा कदम है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई पता चलेगी। केंद्र सरकार दावा कर रही थी कि किसी की जासूसी नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने सरकार के इस दावे को नहीं माना और कमेटी बना दी। वैसे दावे तो मुंबई हाईकोर्ट में भी केंद्र की एजेंसी एनसीबी की ओर से आर्यन खान को लेकर किए जा रहे हैं। एनसीबी आर्यन को ड्रग्स गिरोह का सदस्य साबित करने की कोशिश कर रही है। वो बात अलग है कि एनसीबी के पास कोई दमदार सबूत नहीं है। गवाह भी ऐसे हैं जो कभी इधर होते हैं तो कभी उधर। हाईकोर्ट में 2 दिन से आर्यन की जमानत पर सुनवाई हो रही है। अब शायद गुरुवार को हाईकोर्ट आर्यन की जमानत पर फैसला दे सकता है। आर्यन खान तो फंसे ही हुए हैं, लेकिन आर्यन केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े भी फंस गए हैं। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद आरोपों के घेरे में खड़े हो गए हैं और समीर पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। समीर को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार कई सवाल खड़े कर रहे हैं। समीर पर वसूली करने के आरोप लगे हुए हैं, जिसकी जांच अब मुंबई पुलिस करेगी। मुंबई पुलिस ने एक एसीपी दर्जे के अधिकारी को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगा रहे आरोपों की जाँच के लिए नियुक्त किया है। जितनी भी शिकायतें आई हैं उसकी जाँच एसीपी करेंगे। अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, सिर्फ लिखित शिकायत है। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर शिकायत की जांच करेगी। इसमें प्रभाकर सैल के एफिडेविट में लिखे आरोपों की भी जांच की जाएगी। इस बीच समीर वानखेड़े को धर्म को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक और बड़ा खुलासा किया है। मलिक ने दावा किया कि समीर ने निकाह किया था। नवाब मलिक ने वानखेड़े के निकाहनामे को भी सार्वजनिक कर दिया है। समीर का निकाह कराने वाले मौलवी ने भी दावा किया है कि उन्होंने समीर का निकाह कराया था। समीर ने खुद को मुसलमान बताया था। यदि समीर मुसलमान नहीं होते तो मैं निकाह ही नहीं कराता। समीर ने दलितों का हक मारा है। समीर की मां मुस्लिम है। नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर आरोपों की बारिश कर रहे हैं और उधर समीर का पूरा परिवार उनका समर्थन कर रहा है। समीर वानखेड़े का कहना है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। यानी साफ है कि ये मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। अब देखना होगा कि इसमें अब क्या नया मोड़ आता है। आर्यन खान मामले में अब जांच अधिकारी ही मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। वानखेड़े के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। वानखेड़े सवालों के घेरे में हैं, तो सवालों में मोदी सरकार भी है। मोदी सरकार के तमाम दावे सवालों के घेरे में हैं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी की बातों में ना आए। इन्होंने दूसरी लहर से पहले भी कहा था सब चंगा सी। सोनिया गांधी आखिर ऐसा क्यों कह रही है, आइए जानते हैं। पिछली 2 कोरोना लहरों में हम जान चुके हैं कि व्यापार चलने और बाजार खुलने का इंतजार सिर्फ हम लोग ही नहीं करते, बल्कि कोरोना वायरस भी करता है। कोरोना को भीड़ पसंद है। जी हाँ, भीड़ में वायरस को फैलने और म्यूटेंट होने का जरिया जो मिल जाता है। 2020 और 2021 में जो कोरोना की लहरें आई थी, उनमें त्योहारों और चुनावी रैलियों का बड़ा रोल रहा था। भले ही देश में 100 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये चेतावनी इस बार भी कांग्रेस पार्टी से ही आई है। पहली लहर में राहुल गांधी ने सरकार और देशवासियों से संभल कर रहने की अपील की थी और इस बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल में ये चेतावनी दी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हमारे पहले पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को इस बात का पूरा श्रेय और बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का एक कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन 100 करोड़ वैक्सीन डोज के जश्न में हमें अभी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। हमें अभी भी अच्छी तरह याद है कि किस तरह प्रधानमंत्री ने इस साल अप्रैल में मुख्यमंत्रियों से कहा था कि हमने बिना वैक्सीन के ही कोविड को हरा दिया है। इसके चंद महीने बाद ही देश भर में कोरोना की ऐसी भीषण लहर आई जिसने सरकार के सारे समय से पहले किए गए दावों की हवा निकाल दी। 100 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह प्रचार प्रसार करना शुरू किया, उससे यह बात लोगों को दिमाग से मिटाने की कोशिश की गई कि दुनिया भर में सिर्फ 2 ही ऐसे देश थे जिन्होंने 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा छुआ और हम उसमें दूसरे नंबर पर थे। कड़वी सच्चाई यह है कि देश पर कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर नहीं टूटती अगर सरकार ने लोगों की फिक्र की होती। दूसरी लहर के कठिन और भयावह दौर में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहीं नजर नहीं आए और ना ही उनकी तरफ से कोई बयान ही आया। लेकिन जैसे ही हालत काबू में आए और स्थितियां सुधरी तो दोनों नजर आने लगे।
ये बात सच है कि विश्व के कई देशों में तीसरी लहर अपना तांडव दिखा रही है और भारत में भी जल्द ही 5 राज्यों में चुनाव होंगे, जहां पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां करेंगी। रैलियों में उमड़ी भीड़ को जीत से जोड़कर डंका पीटेगी, लेकिन इस सब का खामियाजा आम जनता को कोरोना की तीसरी लहर के रूप में उठाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार, राजनीतिक पार्टियां और आम जनता भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और तीसरी लहर लाने में किसी तरह का योगदान ना दे। मोदी सरकार दावे तो हमेशा ही बड़े बड़े करती है, लेकिन दावे और हकीकत में बहुत अंतर है। दावे बीजेपी की सहयोगी जेडीयू की ओर से भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू का दावा है कि बिहार की दोनों विधानसभा सीटें वो ही जीतेगी जिन पर उपचुनाव है, लेकिन अब जेडीयू के दावों की हवा निकालने के लिए आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव ने कमान संभाल ली है। लालू आज तारापुर पहुंचे और मोदी और नीतीश दोनों को ही अपने निशाने पर ले लिया। बिहार में 2 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनावों के लिए प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही घंटों का समय रह गया है। चुनाव तो सिर्फ 2 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे हैं, लेकिन दांव पर बिहार की सत्ता लगी हुई है। चुनाव शुरू हुआ तो मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब ये मुकाबला पार्टियों के बीच नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच सिमटता नजर आ रहा है। लालू यादव की चुनावी मंच पर एंट्री हो चुकी है और अब ये चुनाव एनडीए और महागठबंधन की जगह लालू और नीतीश कुमार के बीच का चुनाव हो गया है। लगभग 6 साल बाद किसी चुनावी मंच से लालू बोल रहे थे। तारापुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे लालू ने पहले हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया और उनका उत्साह बढ़ाया। इससे पहले आखिरी बार 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। तब उनकी पार्टी आरजेडी का जेडीयू के साथ गठबंधन था। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और अकेले भी चुनावी सभाएं करते थे। तब आरजेडी की कमान पूरी तरह लालू यादव के हाथों में थी, लेकिन अब पार्टी का मुख्य चेहरा धीरे धीरे उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव बनते जा रहे हैं। लेकिन लालू की लोकप्रियता में किसी तरह की कमी नहीं आई। लालू ने अपने ही अंदाज में नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई एने खींचता है तो कोई ओने खींचता है। कहते थे बीजेपी में नहीं जाएंगे, हम सीएम बना दिए, अब देख लीजिए हालात। तेजस्वी यादव तो सीएम बन गया था, लेकिन एन मौके पर नीतीश ने गड़बड़ी कर दिया। हमने नीतीश को तिलक लगाया, लेकिन वो काम के नहीं निकले। नीतीश कुमार किसी का नहीं, हमने उनका नाम पलटू राम रखा है। नीतीश पर तंज कसते हुए लालू ने कहा कि डर के मारे नीतीश कुमार भागे भागे फिर रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू जान ले लेगा, लेकिन लालू को किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही जान दे देंगे। लालू ने केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी राज में रेल जहाज सब बिक गया, तेजस्वी ने उखाड़ दिया, मैं विसर्जन करने आया हूँ। लालू का अपना ही अंदाज है। 6 साल बाद वो चुनाव प्रचार करने उतरे और मंच पर पहुंचते ही अपने पुराने अंदाज में उन्होंने विपक्ष को निशाने पर ले लिया। लेकिन इधर अखिलेश यादव अपना अंदाज बदलते दिख रहे हैं। पूर्वांचल में पार्टी को दोबारा मजबूत करने के लिए अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से समझौते का ऐलान कर दिया है और आज उन्होंने मऊ में राजभर के साथ महापंचायत रैली को संबोधित भी किया। मोदी लहर ने पूर्वांचल में सपा की जमीन को बंजर बना दिया था, लेकिन इस बंजर जमीन पर एक बार फिर सपा की साइकिल दौड़ाने की कोशिश अखिलेश यादव ने तेज कर दी है। 2011 के विधानसभा चुनावों में पूर्वांचल के अधिकांश सीटों पर सपा को जीत मिली। तब पार्टी का प्रदर्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद खराब रहा था, लेकिन पूर्वांचल के सहारे पार्टी आसानी से पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल हो गई। लेकिन 3 साल बाद 2014 में मोदी लहर में जब लोकसभा चुनाव हुए तो पूर्वांचल की 32 सीटों में से बीजेपी 31 सीटें जीत ले गई, जबकि सपा को सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई। इस बार किसान आंदोलन और जयंत चौधरी की आरएलडी से सपा के गठबंधन के चलते पश्चिमी यूपी में तो सपा को बड़ी सफलता मिलने का दावा किया ही जा रहा है, लेकिन पूरब का किला कैसे वापस हासिल किया जाए इसकी कोशिश में सपा जुटी हुई थी और अब इस किले को हासिल करने के लिए अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के रूप में सहयोगी मिल गया है, जिनका पूर्वांचल की 3 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। वैसे राजभर के साथ बीजेपी ने भी गठबंधन की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन राजभर ने साइकिल की सवारी करना ही ठीक समझा। राजभर के भागीदारी मोर्चा के साथ सपा की मऊ में पहली संयुक्त रैली हुई। इस रैली में अखिलेश ने राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि ये लाल पीला रंग देखकर कोई और लाल पीला हो रहा होगा। सब जानते हैं कि दिल्ली में और लखनऊ में कौन लाल पीला हो रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी को सत्ता में लाने वाला रास्ता ओम प्रकाश राजभर ने बंद कर दिया है। यूपी में भी अब बंगाल की तरह खदेड़ा होगा। उन्होंने
उन्होंने कहा कि ये आपके भविष्य का चुनाव है। यूपी में जनता हमें 400 सीटें भी जिता सकती है। वहीं रैली के मंच से राजभर ने कहा कि लखनऊ से दिल्ली तक सरकार को बदलना है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में खेला हुआ और यूपी में खदेड़ा होगा। सपा के गठबंधन में एक नई पार्टी शामिल हो गई है। 3 महीने बाद ही यूपी चुनावों में इस गठबंधन को अपनी परीक्षा देनी है। यूपी के साथ पंजाब में भी चुनाव है और पंजाब में नए गठबंधन के साथ नई पार्टी का भी ऐलान होते दिख रहा है। जी हां, पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी बनाने की घोषणा के साथ ही कई विस्फोटक ऐलान कर दिए हैं। अमरिंदर ने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो चुनाव वहीं से लड़ेंगे जहां से पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू खड़े होंगे। मतलब साफ है, सिद्धू को हराना और मुख्यमंत्री की रेस से बाहर करना कैप्टन का मकसद बन गया है। कैप्टन अमरिंदर ने ये भी कहा कि बीजेपी से अभी तक उनका कोई समझौता या गठजोड़ नहीं हुआ है, लेकिन वे पंजाब का सीएम रहते जो विकास कार्य किए उन्हीं के दम पर जनता के बीच जाएंगे। वे बकायदा कांग्रेस का 5 साल का पुराना घोषणा पत्र भी लेकर पहुंचे थे, जिसमें किए सभी वादे उनकी सरकार ने पूरे किए। ये भी साफ कर दिया कि उनके लिए देश और पंजाब की सुरक्षा सबसे पहले है और उन्होंने कभी इससे समझौता नहीं किया। आपको बता दें कि इन दिनों कैप्टन की एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार अरूसा आलम से दोस्ती चर्चाओं में है, जिसके आईएसआई से संबंध होने के आरोप हैं। देते हुए कैप्टन ने कहा 9 साल पंजाब के गृह मंत्री रहे, उन पर सवाल उठाना शर्मनाक है। वहीं बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले को सही ठहराते हुए कैप्टन ने कहा कि पंजाब की सुरक्षा उनके लिए सबसे अहम है, क्योंकि पंजाब ने आतंकवाद देखा है। कैप्टन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिद्धू ने पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कैप्टन को भाजपा का वफादार सीएम बताया और कहा कि कैप्टन को ईडी कंट्रोल करती है। कैप्टन ने अपने आप को बचाने के लिए पंजाब को दांव पर लगा दिया। ये तू मैं यहीं तक नहीं रुकी। इसके जवाब में कैप्टन ने ट्वीट कर कहा कि ये आदमी कुछ नहीं जानता, सिर्फ फालतू बात करता रहता है। फिलहाल तो ये दोनों नेता ट्विटर पर भिड़े हुए हैं, लेकिन जब चुनाव प्रचार का वक्त आएगा तब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी तकरार कहां तक जाती है। और बुलेटिन में आखिर में हरियाणा में हो रहे उपचुनाव की बात करते हैं। हरियाणा के एलानाबाद विधानसभा उपचुनाव की चर्चा दूर दूर तक है। यहां 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये चुनाव न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए खास है, बल्कि किसानों के लिए भी ये मतदान कई मायनों में अहमियत रखता है। ये चुनाव ही अन्नदाताओं के आंदोलन के आगे की दिशा को तय करेगा, साथ ही सरकार को भी आईना दिखाने का काम करेगा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन को अब 1 साल पूरा होने को है। इस 1 साल में अन्नदाताओं ने जमकर हुंकार भरी, सरकार से बहुत उम्मीदें रखी, सरकार से बहुत उम्मीदें की, सबके सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन कोई हल निकलता नजर नहीं आया। भले ही केंद्र ने किसानों की बात को अनसुना किया हो, लेकिन जनता ने हमेशा धरती पुत्रों का साथ दिया है। जनता ने वोट की ताकत दिखाकर सरकार को जवाब दिया और अब 30 अक्टूबर को कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी की घबराहट बढ़ती जा रही है। साथ ही ये चुनाव उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक किसान आंदोलन के भविष्य को प्रभावित करेंगे। यहाँ तक कि सबसे खास हरियाणा के एलानाबाद में होने वाला उपचुनाव है, जिसमें प्रचार के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव किसी भी पार्टी की जीत से ज्यादा किसान आंदोलन के मसले पर एक रायशुमारी में तब्दील हो गया है। दरअसल किसान आंदोलन का केंद्र हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं। बीते 11 महीने से इस मसले पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। इन 11 महीनों में हरियाणा की किसी विधानसभा सीट पर ये पहला चुनाव है। इस चुनाव में किसान आंदोलन से जुड़े नेता खुलकर बीजेपी के विरोध में वोट करने के लिए अभियान चला रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर इस चुनाव में वो बीजेपी को भारी मतों के अंतर से हराने में सफल हो जाते हैं, तो इससे किसान आंदोलन के भविष्य पर काफी गहरा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ ये चुनाव पंजाब और अगले साल के शुरू में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले हो रहा है। ऐसे में इसके नतीजे इन दोनों राज्यों पर असर डालेंगे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में किसान आंदोलन का प्रभाव काफी व्यापक माना जाता है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा पाएंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।